तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम इसका कंप्लीट चैप्टर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पहले वो चीज़ देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में पहले फिजिकल क्वांटिटी है, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद है उसका टाइप, जिसमें रहते हैं फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद देखेंगे हम लोग यूनिट। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम FPS सिस्टम देखेंगे, CGS सिस्टम देखेंगे और SI सिस्टम देखेंगे। उसके बाद यूनिट और के बाद है हमारा डायमेंशन, क्या होता है डायमेंशन ये समझेंगे। डायमेंशन फार्मूला देखेंगे और कोई भी फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। उसके बाद डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम कन्वर्जन करना वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर सिस्टम में। और फिर चेकिंग देखेंगे डायमेंशन इक्वेशन का और डेरिवेशन देखेंगे सिंपल इक्वेशन का। और उसके बाद उन सब के बाद देखेंगे हम लोग लिमिटेशन के बारे में, क्या है डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन, कहाँ तक ये यूजफुल हमारे लिए रहता है। डायमेंशन के बाद देखेंगे हम लोग मेजरमेंट की तरफ। उसके बाद क्या है उसका नीड, क्या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। फिर लिस्ट काउंट टर्म को समझेंगे हम। और उसके बाद है टाइप ऑफ मेजरमेंट, दो तरह होता है, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद एरर क्या आता है मेजरमेंट करने में, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर समझेंगे। उसके बाद समझेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एरर प्रोपगेशन और एरर एस्टिमेशन क्या है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे, जो कि इस एरर को हटाने में कुछ हद तक मदद करता है। तो आज का चैप्टर हमारा उतना पढ़ने वाला नहीं, आज फ्री लेने वाला चैप्टर है। तो देखते हैं क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर सकें, कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सके, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वही है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, जैसे हम देखें अगर ये मेरा कुछ वेट है, कोई वेट है 5 kg, तो हम इसको मेजर कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजर करने का भी दो तरीका है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हम जिस भी मेथड से सिर्फ अगर मेजर कर लेते हैं उसको, तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हम हाइट का बात करें तो 5 इंच है या 5 फीट है, तो हम इसको भी हाइट को मेजर कर सके, इसलिए ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ गया। जिस भी चीज़ को हम मेजर कर लेंगे वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा बना हुआ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बना हुआ है, वो दो टर्म से बना हुआ है। एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से और दूसरा यूनिट से। इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और n को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ये सब बेसिक बात है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और u है यूनिट। तो ये था हमारा पूरा फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर लें तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखें, हम वेट मेजर करते हैं 5 kg है, हाइट मेजर करते हैं 5 फीट है, या कुछ भी जो मेजर कर लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और उसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो UN × U यूज करते हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें n बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू को और U यूनिट को बताता है। तो देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है। कोई भी क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी।
जो भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर लें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले हम कोई मास ऑफ बॉडी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम जैसे देखें क्या मास ऑफ बॉडी का हम क्या देखें, अभी जैसे देखें 5 kg हम कोई का मेजर किए, वेट मेजर किए थे, तो वही मास जैसे मेजर कर लेते हैं, इसीलिए हम उसको फिजिकल क्वांटिटी का हम अंदर लेते हैं। लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम। टाइम, कोई भी इवेंट कितना समय में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ, 10 मिनट में हुआ, कितना समय में हुआ, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी मेजर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा है। उसके बाद चले जाता है फिजिकल क्वांटिटी जो है 2 पार्ट में ड्राइव है, 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकंड वन है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए दोनों को एक समझते हैं। फंडामेंटल, अगर इसमें देखें, अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम वेट अभी लिए थे, वेट लिए थे 5 kg था, वेट तो करना चाहिए ना, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको मास लिखते हैं। जैसे मास लिए थे 5 kg, अगर हम देखें तो किसी और पे डिपेंडेंस है नहीं, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो 5 kg खुद में है, खुद में एक 5 kg अपने में पूरा कंप्लीट तरह से ये क्वांटिटी है। अब वहीं अगर हम ड्राइव्ड का बात करें, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मान लेते हैं हम वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसको हम देखें तो ड्राइव्ड यूनिट को देखें तो ड्राइव को 5 मीटर पर सेकंड देखें तो ये 2 चीज़ पे डिपेंडेंट है, एक डिस्टेंस पे, किस पे, डिस्टेंस पे, और दूसरा टाइम पे। तो हम देख रहे हैं ये 2 चीज़ पे डिपेंडेंट है, एक डिस्टेंस पे है, एक टाइम पे है। तो इसको देखें, जैसे फंडामेंटल में देखें कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, लेकिन कुछ क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है डिपेंड किस पे रहेगा, तो जितना भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जितना भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा डिपेंड रहेगा फंडामेंटल पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। जितना भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो यही था फिजिकल फंडामेंटल का, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, खुद में डिपेंडेंट रहता है और खुद में वो कंप्लीट रहता है। लेकिन ड्राइव्ड में था कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। हम एग्जांपल में जैसे कि वेलोसिटी में देखें तो वो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पे मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड रहता है और टाइम पे डिपेंडेंट रहता है। और ये जितना भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो हमेशा फंडामेंटल पे डिपेंडेंट रहता है। तो देखते हैं उसका आप डिफिनेशन। ऐसा क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट हो कोई भी क्वांटिटी से, जैसे कि हम देखे थे 5 kg था, इंडिपेंडेंट था, उसमें कोई दूसरा क्वांटिटी का यूज नहीं हुआ था, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। द यूनिट जो उसमें मेजर करते हैं, उसमें जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे 5 kg यूज किए वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। जो भी कोई भी यूनिट मेजर करते हैं, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे हम यूज किए थे 5 kg, तो वो 5 kg जो था खुद में फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल क्वांटिटी का वो यूनिट था। जैसे kg इसका हो गया, यहाँ kg जो था, ये kg जो है हमारा हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। तो क्या देखें, कोई भी क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट हो किसी दूसरे क्वांटिटी से, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो ये 4 तरह का, ये अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी 4 तरह का देखा है। CGS देखें, MKS है, FPS है और SI यूनिट है। तो इस सब पे एक करके हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ड्राइव किया जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। और
इसमें जो यूनिट जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए ड्राइव्ड क्वांटिटी को, उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि हम यहाँ देखें 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड देखें तो ये हम ड्राइव किए किससे, डिस्टेंस जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था और टाइम जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। जब इससे ड्राइव किए तो हम इसे कहेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इसमें जो यूज हुआ जैसे मीटर पर सेकेंड यूज हुआ इसको ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। तो यही था हमारा। उसके बाद आता है यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट क्या है? यूनिट जो है किसी भी चीज़ को, अगर हम यूनिट को, जैसे कि कोई भी चीज़ को हम कंपेयर करना है, कोई भी कंपेयर करना है तो उसके लिए एक कन्वेंशन लिया गया, एक मान लिया गया, उसी को हम यूनिट कहते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा फिर लेकर समझते हैं। जैसे मान उस समय जो भी कोई भी एक यूनियन बना था, जब कोई भी यूनिट नहीं था तो एक यूनियन बना, यूनियन में डिसाइड किया कुछ हम यूनिट निकालेंगे, कुछ यूनिट निकालेंगे। तो अब यूनिट क्या निकाला जाए, तो वो लोग आपस में थे अलग अलग देश का, तो उन्होंने कहा फिजिकल कोई भी जब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ना कोई एक उसे, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए उसे एक कन्वेंशन था, मानना था कैसे हम डिस्क्राइब करें। तो उस मानने के लिए ना उन्होंने कन्वेंशन लिया, एक कन्वेंशन लिया जिसके द्वारा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, जैसे कि मान लीजिए डेंसिटी को हमको डिस्क्राइब करना है, तो डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कन्वेंशन ले लिया, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ कन्वेंशन ले लिया और उसी को हम यूनिट कर दिए। हो सकता था उसमें जैसे हम रहते हैं, मान लेते हैं अगर हम रहते हैं, मेरा मन होता है यहाँ पर, अभी जैसे आप देखते हैं मास को मेजरमेंट करते हैं केजी में, मास को मेजरमेंट करते हैं केजी में। तो अगर हम रहते हैं, मेरा मन होता है नहीं हम भी उसका लीडर रहते हैं और हम कहते नहीं इसको एनके में मेजर करेंगे, तो हम एनके में मेजर कर रहे होते हैं आज। तो ये यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, ये बस एक कन्वेंशन मान लिया गया है, कोई माना हुआ चीज़ है, कोई एक कहीं से इसको ड्राइव नहीं किया गया है या कहीं हमको नेचर से इसको मिलाना है, हम बस एक कन्वेंशन मान लिए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना, इसीलिए हम एक कन्वेंशन मान लेते हैं। चलो इसको डिफाइन देखते हैं कैसे होगा। यूनिट, it is a convention to define physical property, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जो कन्वेंशन लिया गया उसी को हम लोग यूनिट कह दिए। अब सिस्टम ऑफ यूनिट आता है। सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमारा है 4 तरह का है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है और साथ ही साथ एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम है हमारे पास। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में जो हम मेजरमेंट करते थे उसमें लेंथ को लिया जाता था सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लिया जाता था। और एमके सिस्टम में जो था लेंथ को मीटर में लिया जाता था, मास को किलोमीटर में और टाइम को सेकंड में लिया जाता था। उसके बाद एफपीएस सिस्टम था। एफपीएस सिस्टम में जो था लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। तो ये दोनों तो नहीं पूछा जाता है उतना, एफपीएस और एमकेएस उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीजीएस लगभग बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला यूनिट है एसआई के बाद। अब एसआई यूनिट, तब देखा क्या गया, जब सीजीएस इतना ज़्यादा यूनिट था, सीजीएस था, एमकेएस था, एफपीएस था, तो अलग अलग जगह काम करने में डिस्टर्ब होने लगा। जैसे कि मान लेते हैं एफपीएस सिस्टम, जो कि एक समय बहुत ज़्यादा चलता था, अंग्रेज़ के टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था, जब इंग्लिश गवर्नमेंट रूल करती थी और वर्ल्ड में, तो उसमें एफपीएस ज़्यादा था। लेकिन होता क्या था, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक मेजरमेंट लेता था, एक मेजरमेंट लीजिए, इसका मेजरमेंट है 12 इंच, तो हम जानते हैं 12 इंच 1 फीट हो जाता था।
चलिए ठीक है। अब जब हमको 2 फीट का जरूरी पड़ा था, तब यहाँ पर तो हम नॉर्मली गुना करते थे, 12 इंटू 2 करते थे, 24 आ जाता था। तो ये इजी था। लेकिन क्या अगर हमको 15 फीट चाहिए होता, अगर हमको 15 फीट चाहिए होता, अब 15 फीट में हमको 12 इंटू 15 करने में थोड़ा डिस्टर्ब होता था। तो वो थोड़ा सा एक ये डिस्टर्ब आने लगा कि कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था। ये यूनिट जो था, ये अर्लियर यूनिट था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। और दूसरा क्या प्रॉब्लम आया कि हर जगह अलग अलग यूनिट चल रहा है, तो उसका भी जब इधर से जाता था तो अलग अलग चीज़ में उसको ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। तो इसीलिए उन सबको हटाकर एक लाया गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट दिया गया। तो देखते हैं एसआई यूनिट में क्या है। एसआई यूनिट में जो है 7 होता है, टोटल 7 एसआई यूनिट होता है। तो क्या है, पहला मास है। मास को जो है केजी में डिनोट करते हैं और उसका सिंबल केजी से डिनोट करते हैं, जिसमें दोनों स्मॉल में होता है। लेंथ है, लेंथ मीटर में होता है और इसको एम से डिनोट करते हैं। टाइम सेकंड में होता है, उसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन में होता है, कैंडेला से डिनोट करते हैं। करंट एम्पियर में होता है, ए से नोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होता है, मोल से नोट करते हैं। और लुमिनेशन कैंडेला में होता है, सीडी से नोट करते हैं। तो एसआई सिस्टम के बाद हमारा आगे देखते हैं डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है डायमेंशन? तो कोई भी, जैसे हम देखें कि अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी था, जो कोई भी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी था, तो उसको हम देखें कोई भी ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी जो था, उसको जो था वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना था। कोई भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी था वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम लिए थे। तो इसी चीज़ को हम डिनोट करने के लिए, इसी चीज़ को हम चेक करने के लिए एक डायमेंशन का यूज किए हैं। क्या है, जैसे कि समझते हैं। जैसे कोई हम एरिया लेते हैं, हम जानते हैं कि ये 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ से बना हुआ है, जो कि दोनों एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी मीटर में होता है और ब्रेथ भी मीटर में होता है। तो देखिए कि मीटर स्क्वायर हो गया, दोनों को जब देखें तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो हमको ये पता चला कि एरिया जो होता है दोनों के मीटर के, मतलब क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, जिस पर लेंथ के लिए, तो उसका स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये जो है एक तरह से फंडामेंटल डायमेंशन जो है, कुछ नहीं, अगर इसको डिफाइन करना चाहिए तो ये एक पावर है। डायमेंशन एक पावर है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर दिया जाता है, ताकि वो ड्राइव्ड यूनिट को डिफाइन कर सके। कोई भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर्स यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन फार्मूला तो पहले हम देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। तो कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर एक पावर यूज किया जाता है इस चीज़ को दिखाने के लिए। कोई भी पावर हो सकता है, ये 2 हम लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पर 2 लिखना सही नहीं होगा, यहाँ कोई भी पावर हो सकता है जो कि डिनोट करता है कोई भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। डिनोट करने के लिए कोई भी पावर यूज करते हैं, जिसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो ध्यान देख सकते हैं, द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर, जिसके द्वारा कि हम राइज क्या देते हैं, दिया जाता है ड्राइव्ड यूनिट को डिनोट करने के लिए, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं।
तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर यूज किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट फिजिकल यूनिट को, इसी को हम डायमेंशन कहते हैं। और इसी को हम दूसरा तरह से कह सकते हैं, डायमेंशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, जो पावर होता है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी कहते हैं, जो कि दिया जाता है कोई भी कुछ क्वांटिटी को बताने के लिए। अब देखिए पहले उसके बाद हमारा है डायमेंशन फार्मूला है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या है, जैसे मास है तो इसको हम एक सर्टेन फार्मूला के रूप में दिखाएंगे, यानी कि जैसे हम यहाँ पर एम स्क्वायर लिख दिए थे, इसको एम स्क्वायर नहीं लिखकर कुछ अलग तरीका से ऐसे करके कैपिटल एम देकर उस पर स्क्वायर देकर फिर ऐसे, इसी को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे। जैसे लेंथ है तो उसका डायमेंशन एल है, मास है तो एम है, टाइम है तो टी है, इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर है, टेम्परेचर है तो कैंडेला है, इसको टी से भी कभी कभी नोट करते हैं, जनरली ओ से करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एन है, इंटेंसिटी है कैंडेला उसका यूनिट था, उसको आई से नोट करते हैं। क्या क्या ये अजीब अजीब नाम रखा था कैंडेला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। अभी जैसे हम देखें यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम देखें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे पावर दे दिया जाता था कोई भी इस डायमेंशन को बताने के लिए, कोई भी डायरेक्ट फिजिकल यूनिट को बताने के लिए डायमेंशन में यूज करते, तो उसी का जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो हैं, जैसे कि हम एक इक्वेशन मान लेते हैं v बराबर u प्लस एटी है, v बराबर u प्लस एटी है। तो इसका देखें क्या इस डायरेक्शन में v की तरफ भी, तो हम पहले एक बार पहले डायमेंशन निकालने के लिए सीख लेते हैं कोई भी इक्वेशन का, लेकिन आगे होगा डायमेंशन निकालने के लिए। ये डायमेंशन यहाँ है डायमेंशनल इक्वेशन, उस जगह हमको इसका जरूरी है, लेकिन हम इधर देख लेते हैं, उस टर्म को भी यहीं पे देख लेते हैं पहले। डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन हम देख लेते हैं, ये आगे का टॉपिक है, अभी देख लेते हैं हम। जैसे कि कोई है फोर्स है हमारे लिए, फोर्स है, फोर्स को हम जानते हैं कि क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और देखें तो मास और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इंटू टाइम बाय टाइम। और इसी को हम देखें तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, चेंज डिस्टेंस बाय टाइम, और ये टाइम पहले से था। तो अगर अब इसको हम डायमेंशन के रूप में दिखाना चाहें तो पहले एक ब्रैकेट लेंगे, मास का जो होता है कैपिटल एम हो जाता है, डिस्टेंस का हो जाता है मतलब लेंथ का हो जाता है एल हो जाता है, और टी चाहे हो जाता है, यहाँ पे दो टी है टी स्क्वायर हो जाता है, तो उसको टी होता है, और ये नीचे है तो ऊपर ले जाने के लिए -2। तो यही है हमारा डायमेंशन। कोई दूसरा लेते हैं, जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो हम यहाँ क्या देखें, फोर्स का भी देखें डायमेंशन निकाले तो mlt-2 हुआ, mlt-2 हुआ। और उसी पे हम पावर, उसी में साथ ही साथ और था हमारा डिस्टेंस का, हम जानते हैं कि l होता है, कोई भी लेंथ का l होता है। तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ml² t-2। अगर हम वेलोसिटी का देखें तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन वेलोसिटी का, इसका हो जाएगा मीटर। इसका जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस को जो जानते हैं हम मीटर से नोट करते हैं, टाइम को टी से नोट करते हैं, एम से करते हैं, वेलोसिटी को डिस्टेंस को टी से, तो mt-1 हो गया। ऐसे ही हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी डायमेंशन इक्वेशन है हमको उसको ड्राइव कर सकते हैं।
तो हम देख लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल। होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके दोनों साइड का इस साइड का भी उस साइड का भी है ना, डायमेंशन सेम होना चाहिए। तब चेक कर लेते हैं हम सेम है जाने। तो यहाँ पर देखिए इसका भी है, भी का डायमेंशन हम देखें, भी का डायमेंशन अगर चेक करें, भी का डायमेंशन क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। अभी जो चेक किए थे चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, तो हम mt-1 हुआ था, mt-1 हुआ था। अब चलिए कोई दूसरा देखते हैं हमको, जो जैसे भी है इधर, उसके साथ इधर 80 है, तब 80 का हम पहले u का भी देखेंगे तो v और u तो दोनों वेलोसिटी हैं, एक इनिशियल एक फाइनल, तो दोनों का डायमेंशन तो सेम आ जाएगा। अब 80 का देखते हैं, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन वेलोसिटी चेंज, हम उसको 80 का हम सेकेंड अथी में देखते हैं। 80 का देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टाइम हो गया। तो हम देखेंगे क्या, दोनों टाइम कट गया और ये आ गया वेलोसिटी का आ गया। तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है, अभी देख लीजिए वेलोसिटी का mt-1 हुआ, mt-1। तो हम लोग क्या देखें कि इक्वेशन के दोनों साइड जो होता है, दोनों साइड का डायमेंशन हमेशा सेम होता है। कोई भी इक्वेशन का दोनों साइड का डायमेंशन हमेशा सेम होता है। और साथ ही साथ देखें कि बीच में प्लस या माइनस यूज हुआ है, तो इस दो प्लस और माइनस के बीच का भी दोनों का डायमेंशन सेम होता है। जैसे और एक इक्वेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो अब इसको देखें, हम जानते हैं s मतलब हो गया डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाता है, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाता है m से नोट करते हैं, डिस्टेंस का डायमेंशन को m से नोट करते हैं। और ut का डायमेंशन देखें तो u का मतलब कि वेलोसिटी होगा। अब देखें mt-1 होता है, u का डायमेंशन, और t का डायमेंशन t हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन t हो गया। तो इसका देखें तो m इसका भी आ गया। अब हाफ ए टी स्क्वायर का देखें, हाफ ए टी स्क्वायर का तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन यहाँ कुछ देर पहले यहाँ देखें वॉल्यूम वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो यहाँ वेलोसिटी बाय टाइम हो गया इंटू टी स्क्वायर है। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम इंटू टी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, बच गया डी। और डी का डायमेंशन क्या होता है, एम हो जाता है। डी का डायमेंशन क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो हम देखें यहाँ तीनों का देखें, एस का भी डायमेंशन देखें तो हमारा एम आया, यूटी का भी डायमेंशन देखें तो एम आया, और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन देखें तो हमारा एम आया। तो क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि दोनों साइड का डायमेंशन तो सेम होगा। साथ ही साथ अगर बीच में प्लस और माइनस यूज किया है तो उसके भी आपस में एक दूसरे के बीच में डायमेंशन उसका सेम आएगा। तो इसी चीज़ को बताया गया है कोई होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर कोई भी करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी का, तो डायमेंशन में जितना भी टर्म हुआ है उसमें बोथ साइड में जो है प्लस या माइनस होगा, उसका सेम होगा डायमेंशन। उसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि डायमेंशन मान लेते हैं ABC है लेंथ, एंड जैसे इक्वेशन से समझते हैं, यहाँ इक्वेशन से जैसे यहाँ एन स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म दिया है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये देखिए एन यहाँ पे इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। L1/L2 दोनों का डायमेंशन कट जाएगा, कुछ डायमेंशन इस पर भी नहीं बचेगा। M1/M2 इसमें भी कुछ नहीं, और T1/T2, तो ये भी ये देखिए, तो इधर डायमेंशन लेस है तो इधर भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, यही बता रहा है दूसरा नंबर। तो पहला नंबर ये बता रहा है अगर बीच में प्लस या माइनस हो, जैसे कि हम यहाँ देखें, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होता है। उसके बाद सेकंड में बता रहे हैं कि अगर जो एक साइड का डायमेंशन होता है, जो LHS का जो डायमेंशन होता है, LHS का होता है RHS का, दोनों डायमेंशन सेम होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें, अभी इस डायरेक्शन का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन दोनों सेम था।
दोनों सेम था। अब उसमें जाते हैं डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन अभी जैसे देखे हम कि कोई भी डायमेंशन इक्वेशन निकालने के लिए डायमेंशन इक्वल उसी को फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन इक्वेशन निकालने के लिए कुछ देर पहले हम देखें कि कोई भी फंडामेंटल है तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसके ऊपर पावर लगा दिया जाता है, पावर लगा दिया जाता है जो भी पावर होता है। चलिए फिर एक बार देख लेते हैं क्या है डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन जैसे कि हम वॉल्यूम का डायमेंशन इक्वेशन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन इक्वेशन निकालना है। वॉल्यूम जानते हैं कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का जानते हैं एम होता है, ब्रेथ का भी जानते हैं एम होता है, और हाइट का भी एम होता है, क्योंकि सभी तो लेंथ ही है आपस में। तो एम है तो एम क्यूब हो गया। और इसी को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, एम पे पावर 3 एल पे पावर 0, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, एम नहीं होगा। वॉल्यूम का क्या हो गया, वॉल्यूम क्या है, तीनों हमारा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। लेंथ का जो होता है डायमेंशन एल हो गया, ब्रेथ का डायमेंशन भी एल हो गया, और हाइट का भी डायमेंशन एल हो गया। तो इसको हो जाएगा एल क्यूब दिखाएंगे, या फिर एम 0 एल क्यूब टी 0 इसे भी दिखा सकते हैं। और अगर इसी को हम जो अभी दिखा रहे हैं इसे, और इसी को अगर हम ऐसे दिखाएं, ये आपका डायमेंशन फार्मूला है, ये डायमेंशन फार्मूला है। इसी को अगर हम ऐसे दिखाएं वॉल्यूम, इसे भी एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और इधर भी m0 l पावर 3 t 0, तो ये हमारा डायमेंशन इक्वेशन हो गया। तो डायमेंशन इक्वेशन कुछ नहीं है, डायमेंशन इक्वेशन डायमेंशन फार्मूला की तरह है, बस इसको दोनों साइड इक्वेट करते हैं, डायमेंशन के अंदर ले लेते हैं। जैसे वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी को देखते हैं, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इसको हम v ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। डिस्टेंस को हम जानते हैं मीटर में, डिस्टेंस को l से नोट करते हैं, कोई भी डिस्टेंस को l से डायमेंशन में लेते हैं, और टाइम को t से लेते हैं। तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं m0 l1 t1। तो इसी को हम कह जाएंगे कि ये वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वेशन है। अगर यहाँ पर ये नहीं दे तो ये डायमेंशन फार्मूला, और ये अगर दे तो डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगा। तो देखते हैं डायमेंशन इक्वेशन क्या है। अगर कोई भी डायमेंशन इक्वेशन क्या है, जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन द टर्म ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसी को हम कहते हैं डायमेंशन इक्वेशन। तो डायमेंशन इक्वेशन क्या है, डायमेंशन इक्वेशन हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में डिनोट करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। अब देखिए दो डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन में लगभग सबको प्रॉब्लम होता है। तो देखते हैं ये क्या है। तो जैसे कि कोई भी डायमेंशन फार्मूला क्या है, कोई भी डायमेंशन इक्वेशन को है जो कि अगर कोई भी डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो कोई भी जैसे एक्सप्रेशन है जिसको शो करते हैं कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कितना ज़्यादा है, कोई भी कितना पावर ज़्यादा है कोई भी, तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं, कोई भी डायमेंशन कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। अगर वहीं अगर डायमेंशन इक्वेशन का बात करें, तो अगर कोई भी डायमेंशन इक्वेशन जो है, कोई भी इक्वेटिंग दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करके कहते हैं। तो चलिए इसको हम अलग से समझते हैं। तो जैसे डायमेंशन क्या था, डायमेंशन फार्मूला जैसे है डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला क्या है कि
जैसे वॉल्यूम का अगर डायमेंशन फार्मूला देखें तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर m0 L/3 T 0 हो जाएगा। अगर फोर्स का देखें तो m LT-2 MLT-2। तो ये देखें तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमको इसे बस इसका डायमेंशन हम बता रहे हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशन और बता रहे हैं। लेकिन अगर वही दोनों तरफ हम इक्वेट करने लगे, इसी को डायमेंशन इक्वेशन का बात करें, डायमेंशन तो दोनों तरफ को इक्वेट करते हैं दूसरे को। जैसे कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को भी एक डायमेंशन के अंदर लेते हैं। और अब m0 L0 T L³ T0, तो यहाँ देखिए हम दोनों चीज़ को इक्वेट किए हैं। तो जब दोनों चीज़ को इक्वेट करें तो वो हमारा हो जाएगा डायमेंशन इक्वेशन। जब दोनों चीज़ को इक्वेट करें तो हमारा डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगा। और जब बस उसका किसी का डायमेंशन बताएं तो वो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो यही था हमारा ये दोनों के बीच में डिफरेंस, कि जब कोई बेसिक क्वांटिटी पे जब भी कोई बेसिक क्वांटिटी पे पावर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कोई भी बेसिक क्वांटिटी कितना ज़्यादा और ये किस बेसिक क्वांटिटी से ज़्यादा है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। जबकि डायमेंशन इक्वेशन जो बताता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ऑब्टेन किया गया है, दोनों ऑब्टेन किया जाता है क्वांटिटी से, उसको डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। दोनों को इक्वेटिंग करके एक दूसरे को इक्वल बता के करते हैं, उसको डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं, जो कि यहाँ देखें। उसके बाद डायमेंशन का चेकिंग करना कोई भी इसका और एक टॉपिक शायद इधर होगा। और दूसरा था एक कन्वर्जन करना वन सिस्टम से अदर सिस्टम में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको एक सिस्टम से अदर सिस्टम में। तो समझते हैं इसको कन्वर्जन करने के लिए। जैसे फोर्स है हमारा, पहले सिंपल देखते हैं। सिंपल हम एरिया को कन्वर्ट करते हैं। तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है, m0 L² T0, ये हमारा एरिया का होता है डायमेंशन। चलिए हम कन्वर्ट करके पता करते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं मेरे पास दिया हुआ है SI में 5 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें कन्वर्ट करना क्या, किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। CGS में से हम कन्वर्ट करना है। चलिए एक CGS में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक हम यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे किसी का भी डायमेंशन जो भी है लिख लेंगे, m0 L² T0। ठीक, अब इसको दो कॉलम में डिवाइड करते हैं, पहले में SI दूसरे में CGS। इसका मास में कोई डायमेंशन है नहीं लिखेंगे, इसका L में डायमेंशन है, T में भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो L में डायमेंशन है तो L में डायमेंशन स्क्वायर है, L में स्क्वायर डायमेंशन है। तो यहाँ पर हम SI का पहले वैल्यू लिख लेंगे क्या है। SI में L लेंथ को किस चीज़ में डिनोट करते हैं, तो L लेंथ को हम जानते हैं SI में मीटर में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, मीटर स्क्वायर। और इसमें L को किस चीज़ में करते हैं, L स्क्वायर को यहाँ सेंटीमीटर में करते हैं, तो cm स्क्वायर। चलिए ये दोनों हो गया। अब देखते हैं 1 मीटर बराबर हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तब इसका हमको स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे और इस साइड भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें यहाँ जो कन्वर्ट करना था 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 5 मीटर की जगह 5 दे दिए इंटू हम यहाँ क्या देखें हमारा कितना आया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी डायमेंशन को चेंज करते हैं। चलिए हमको एक अच्छा यूनिट लेके हम फोर्स का यूनिट लेके चेंज करने को देखते हैं। फोर्स का देखते हैं
अक्सर फोर्स से ही पूछा जाता है। तो m है mLT-2, ये हो गया फोर्स का यूनिट, डायमेंशन हो गया फोर्स का। तो चलिए फोर्स को करते हैं। तो फोर्स को करने के लिए हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर फोर्स का पहले डायमेंशन लिखेंगे mLT-2। तो मास में भी है, लेंथ में भी है, टाइम में भी है। तो मास में डिनोट करते हैं हम केजी से। इधर मास में SI है, इधर CGS है। SI में मास को केजी में डिनोट किए। CGS में मास को ग्राम में डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं। लेंथ को मीटर में करते हैं तो यहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर में करते हैं। उसके बाद है उस टाइम है तो T⁻⁻2 है। तो यहाँ पर हम टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा T⁻⁻2 -2 हो गया। और CGS में भी हो जाएगा तो यहाँ पे भी इसको भी सेकंड में डिनोट करते हैं। तो ये सेकंड पावर -2 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इसको केजी से, इसको मास से, ग्राम से, सेंटीमीटर से। तो अब सबका एक यूनिट लेते हैं। यहाँ पर 1 kg बराबर देखें, 1 kg बराबर कितना, नहीं तो ऐसे नहीं, हम इसको कुछ नया तरीका से करके देखते हैं। कुछ नया तरीका से करते हैं। चलिए इसके आगे हम कुछ नया तरीका से यूज करते हैं। जैसे हम इसका SI में mLT-2 हो गया इसका डायमेंशन, SI की तरफ से, और ये CGS की तरफ है। mLT-2। चलिए तो यहाँ पर मास को केजी में नोट किए, लेंथ को मीटर में नोट किए, टाइम को हम सेकंड में डिनोट किए थे। ये हमारा हो गया था डायमेंशन। सबको अलग अलग कर देते हैं। और इधर देखें, इधर मास को हम किस में नोट किए थे, ग्राम में। इधर लेंथ को हम किस में नोट किए थे, सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में नोट किए थे, सेकंड में। तो हमको लाना किस में है, SI से CGS में लाना है। तो पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ केजी है, यहाँ पर केजी में है। तो केजी को ग्राम में बदलते हैं। तो केजी को ग्राम में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा, है 1000 इतना ग्राम हो गया। उसके बाद मास है, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड है, तो ये सेम ही रह जाएगा क्योंकि दोनों सेकंड में ही है। ये सेकंड में ही रह जाएगा। अब इसको इक्वेट करते हैं किससे, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें सबको, तो यहाँ इंटू 100 अब और कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये किससे लाए थे हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम लाए थे। तो हम इसको लिख देते हैं
तो हम इसको इक्वेट किए थे किससे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ये लिखना सही नहीं होगा, ये लिखना सही नहीं होगा, तो इसको हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर देते हैं इसको। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इससे हम यहाँ लाए थे, तब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे क्या, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ये हो रहा है। तो इसी को हम लिखते हैं 10⁵ डायन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यही था हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो बस उसको दोनों तरफ पहले डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, डायमेंशन इक्वेट करें तो इसका पहले डायमेंशन निकालेंगे, फिर 1 kg में कितना ग्राम होता है, या 1 kg को ग्राम में चेंज कर देंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो ग्राम में बदलने के बाद देखें कि दोनों तरफ जब kg को ग्राम में बदल लेंगे तो उसके बाद हम उसको यूनिट से इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और तो हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम डायमेंशन, किसी का भी डायमेंशन का कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। अब डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन इक्वेशन को हम चेक करना है, कोई भी डायमेंशन इक्वेशन है उसको हम चेक करना है कि ये कितना हद तक सही है। तो हम जैसे इक्वेशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि दोनों तरफ क्या, ये दोनों तरफ जो है इक्वेशन के दोनों तरफ LHS साइड में और RHS साइड इक्वल हो पा रहा है। अगर हो जाता है तो मतलब डायमेंशन सही है हमारा। तो चलिए एक चेक करके देखते हैं। हमारा होता है इक्वेशन क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। चलिए अब दोनों तरफ हम इक्वेट करके देखते हैं। v का क्या हो जाएगा आपको पता है, v का हो जाता है मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर mt-1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यूनिट का क्या आता है, इसका भी हो जाएगा mt-1 का होल स्क्वायर प्लस 2as है। तो 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, a का हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, इसमें हो जाएगा mt-2 और सेकंड का हो जाएगा आपको, सॉरी यहाँ पर -1 हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा आपको, यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हो जाता है s हो जाता है, डिस्टेंस का मीटर में हो जाएगा, m में हो जाए, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, v² बराबर u² प्लस 2as है, 2as है। तो v है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपको, डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बाय टाइम का अगर देखें तो डिस्टेंस बाय टाइम का डिस्टेंस हो जाता है आपको लेंथ में और टाइम t से, इसका होल स्क्वायर। तो L_t-2 L² ये हो गया इसका। अब u का देखें तो हम, ये हमारा था v² का, अगर u² का देखें तो u² का भी सेम हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, यही हो जाएगा, और इसका ये डायमेंशन हो जाएगा L²t-2। अब देखते हैं हमारा 2as का क्या है, 2as का, तो 2as का देखें तो 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी बाय टाइम, और s हो जाएगा हमका डिस्टेंस हो जाएगा। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन यहाँ भी निकाले कुछ देर पहले, तो LT-1 होता है, LT-1 और टाइम का t हो जाता है, और डिस्टेंस का होता है l, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L²t-2। तो हम
इसका हो जाएगा हमारा L²T-2। तो हम क्या देखें, कोई भी अगर इक्वेशन करेक्ट है, कोई भी दो इक्वेशन करेक्ट है तो उसका दोनों डायरेक्शन में LHS में और RH में उसका डायमेंशन इक्वल होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल आ जाता है हमारा। उसके बाद है हमारा कोई भी डेरिवेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। मान लेते हैं हमको दिया हुआ है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और एक्सेलरेशन के, हमको दे दिया है, लेकिन इस पर कितना पावर लगा हमको पता नहीं है, बस हमको ये दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, तो फोर्स जो होता है कुछ क्वेश्चन को जैसे देखा कि फोर्स m के इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और a के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो आपको फोर्स का फार्मूला क्या होगा ये ड्राइव करना है। ठीक, तो चलिए फोर्स जो है मान लेते हैं फोर्स m पे पावर a है, a पावर का है, और फिर जो आप फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के b पावर का है। ठीक, अब दोनों को हम करेंगे इक्वेट करने के लिए जानते हैं कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, हम ये कांस्टेंट लेते हैं। ये कांस्टेंट जो हमेशा डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। a का पावर b हो गया। अब देखें तो फोर्स जो होता है अब इक्वेट हो गया, तो अब k मास पे पावर a और एक्सेलरेशन पे पावर b हो गया। तो अब हमको सबका डायमेंशन को इक्वेट करना पड़ेगा। डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, k का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, का डायमेंशन लेस है। मास का डायमेंशन जो होता है m से होता है। पहले फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, जो बहुत बार निकाल चुके हैं और आपको याद भी रखना है, mL²T-2। उसके बाद हमारा मास है, मास का डायमेंशन होता है m पे पावर a है, तो m पे पावर a लिख देते हैं। अब दूसरा है आपको एक्सेलरेशन जो होता है ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, मास पावर a एक्सेलरेशन पावर b है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपको मीटर पर सेकंड, मतलब L/T-2 ये हो जाता है आपका, इससे पावर b हो गया। ठीक, अब इक्वेट करते हैं दोनों को, अब इसके अनुसार हम इक्वेट करते हैं दोनों को। तो फोर्स बराबर क्या है हमारा, फोर्स बराबर हमारा है k a पे पावर b और मास पे पावर a और b एक्सेलरेशन पे पावर b, ये हमारा है। तो फोर्स का हम देखिए क्या हुआ, mL/T-2, k का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डायमेंशन लेस है। m का पावर हो जाएगा a और इसका L/T-2 का पावर क्या हो जाएगा b। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो mL/T-2 m, अब L पे पावर b है, T-2 पे पावर b है, L पे पावर b T-2 पे पावर b। अब देखिए बेस को हम इक्वल करेंगे, ये दोनों बेस इक्वल हो जाता है, ये दो बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बेस इक्वल हैं, ये दोनों बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएगा। और इसमें ये दोनों बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो हम ये अगर इक्वेटिंग करके देखें तो हम पावर इक्वेटिंग करें दोनों को, तो हमारा a बराबर 1 आ जाता है और b बराबर भी 1 हो जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, k m a की जगह 1 हो जाएगा और एक्सेलरेशन b की भी जगह 1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला ये आ गया, फोर्स बराबर k m a।
अब आपको ड्राइव करना है दूसरा एक फार्मूला जो कि आपके लिए वर्क है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक फोर्स है जो डिपेंडेंट करता है मास पे और एक दूसरा फोर्स है जो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो आपको इसका इक्वेशन निकालना है। क्या होगा एम ए का और वी का इसका वैल्यू आपको निकालना है। या होगा ड्राइव करके कमेंट करना है। तो देखते हैं अब लिमिटेशन क्या है डायमेंशन एनालिसिस का। तो यहाँ तक देखें तो डायमेंशन एनालिसिस में कि हम क्या चीज़ देखें कि यहाँ हमें के का वैल्यू पता नहीं चला। पहला लिमिटेशन तो ये है कि डायमेंशन का वैल्यू नहीं पता चला। तो ये डायमेंशन का वैल्यू नहीं पता कर डायमेंशन लेस क्वांटिटी का वैल्यू पता नहीं कर सकता है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का वैल्यू पता नहीं कर सकता है। नो डिटरमाइन वैल्यू डायमेंशन लेस क्वांटिटी का वैल्यू पता नहीं कर सकता है। क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन था यहाँ 2AS था जैसे, तो अगर हम इसके जगह हम यहाँ 3AS भी लिख देते तब भी हमारा डायमेंशन यही आता क्योंकि डायमेंशन लेस था। तो ये दूसरा हमारा था मेजर जो कि ये डायमेंशन का ये कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं कर सकता था। ये कांस्टेंट का कोई वैल्यू पता नहीं कर सकता था। पहला तो था डायमेंशन लेस का कोई वैल्यू पता नहीं कर सकता था। दूसरा कांस्टेंट का कोई वैल्यू पता नहीं कर सकता है। ये और भी है, तो सबको हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। चलिए वन बाय वन हम सबको देखते हैं। जैसे कि हम पहले देखें, बोले डायमेंशन लेस क्वांटिटी को जो ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है विद दिस मेथड से, जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो हम बताएं वो नहीं कर सकता है। ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या फिर लॉग वैल्यू या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये भी एप्लीकेशन का डायमेंशन पता है पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जगह फिजिकल क्वांटिटी जो है जो यदि थ्री फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा पे डिपेंडेंट करता है, बहुत सारा ऐसा भी होता है कि 3 से ज़्यादा पे डिपेंडेंट करता है, तो वैसा कंडीशन में ये डिफिकल्ट हो जाता है दिस मेथड। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। ये जो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का डायमेंशन लेस का, अगर कोई भी कांस्टेंट यदि कोई कांस्टेंट जैसे कि हम यहाँ ग्रेविटी का देखें, ग्रेविटी का कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता है, तो वैसा केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो इसके बाद उसका डायमेंशन आ जाता है। उसके बाद जो देखे थे, अगर इक्वेशन में बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ ड्राइव कर रहे थे इक्वेशन, यहाँ जब इसे ड्राइव कर रहे थे यहाँ कोई बीच में प्लस या एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा कोई भी चीज़ यहाँ नहीं था, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था। लेकिन अगर जैसे इसी में हमारा ऐसा आ जाता है v बराबर u प्लस ए टी, तो अगर हमको ऐसे बताया जाता है v जो डायरेक्टली u के पे है, v a पे प्रोपोर्शनल, v t पे प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच में एडिशन का साइन आता है। तो वैसा इक्वेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पर कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा साइन आ जाता है, कोई भी ऑपरेशन आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही बस एप्लीकेबल रहता है। इस मेथड के द्वारा हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये जो है जैसा हम सेकंड में देखे ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लोगोमेट्रिक फंक्शन में वर्क नहीं करता है ये। उसके बाद है फिजिकल, ये भी तो देख लिया, जो कि मोर देन 3 फैक्टर होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद ये कोई बताता नहीं कोई स्केलर है या कोई वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद होता है मेजरमेंट और उसका इंस्ट्रूमेंट। चलिए तो इसको हम सही समझते हैं। मेजरमेंट तो जानते हैं किसी भी इसको मेजर करना मेजरमेंट होता है। और उसका नीड क्या है पता, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फील्ड लेने के लिए हमको समझना जरूरी है उसका क्यों नीड पड़ा। रीजन का पारी है, कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है। तो वैसा कंडीशन में हमें मेजरमेंट का नीड पड़ा।
मेजरमेंट का नीड पड़ा तो नीड पड़ा उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आए। कुछ जैसे कि यहाँ पर लेंथ मारना है तो उसके लिए अलग यूज कर रहे हैं, वेट मेजरमेंट करना है तो अलग कर रहे हैं, टाइम करना है तो अलग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए अलग। तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना हम स्टार्ट किए। तो उसमें ऑपरेशन में था तो अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएगा तो उसका अलग अलग लिस्ट काउंट आया। तो लिस्ट काउंट क्या है, सबसे मिनिमम मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट है, मिनिमम मेजरमेंट है किसी भी मिनिमम मेजरमेंट कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको सबसे कम कितना उसका मेजरमेंट होगा वही हो जाता है उसका लिस्ट काउंट। जैसे अगर आपके पास अभी सेंटीमीटर स्केल होगा, सेंटीमीटर स्केल होगा तो उसमें मिनिमम मेजरमेंट दिया होता है 0.1 सेंटीमीटर, जिसको कि 1 mm भी कहते हैं। तो सेंटीमीटर स्केल का ये हो गया। तो अलग अलग स्केल का अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे आपको पता अगर स्क्रू के वर्नियर कैलिपर होगा, जैसे यहाँ वर्नियर कैलिपर का था, इसका 0.01 हो गया। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। और टाइप ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट जो होता है दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है। डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो आप इसमें देखें तो आपको कोई भी दूसरा ऑब्स्टेकल यूज नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट मास देते हैं और इसको मेजर करता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि पहले आप इस पर कोई भी चीज़ मास रखें। अब मास को वो क्या करेगा, पहले कोई चीज़ पे मास रखे, वो मास उसको पहले कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट में, और करंट के द्वारा हम डिजिटल में कोई भी डिजिटल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप कुछ मास देंगे, तो मास दिए तो यहाँ पर एक मास को या उसको करंट में किया, उसके बाद हमको यहाँ मेजरमेंट दिया। तो इस मेथड को हम कहेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हो जाता है जो कि आपको डायरेक्टली आंसर दे देता है विदाउट कोई उसका कन्वर्जन किए हुए। इनडायरेक्ट मेथड में हो जाता है जो कन्वर्जन करने पड़ता है। तो हम डायरेक्ट मेथड में इसे डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट डज नॉट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर, इट डज नॉट कन्वर्ट energy from one form to another, energy from one form to another। अगर एनर्जी को कन्वर्ट ना करे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्ट होता है। जैसे हम था कोई मैकेनिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना पड़ा तो उसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब इधर अब मेजरमेंट किए तो उससे कुछ ना कुछ एरर आने लगा। एरर आया तो दो तरह का आया, कुछ सिस्टमेटिक एरर आया, कोई रैंडम एरर आया। सिस्टमेटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है, दोनों समझते हैं। सिस्टमेटिक है जैसे मान लेते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का एरर आ गया, इंस्ट्रूमेंट में कुछ आ गया तो हम उसको सिस्टमेटिक एरर करेंगे। या फिर कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया तो उसके कारण जो एरर आएगा उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। और रैंडम एरर जो मेजरमेंट में कोई एरर ले लिया, हम मेजरमेंट में कोई एरर आ गया तो उसको हम रैंडम एरर कहेंगे। तो ये दो तरह का एरर है। सिस्टमेटिक जो होता है अगर हमको इसे डिफाइन करना पड़े तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर आर दो एरर विच काउजेज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम या एनवायरमेंटल प्रोग्राम के कारण जो भी एरर आता है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और जो भी मेजरमेंट के कारण एरर आता है, जो मेजरमेंट करने में, जैसे कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं लेकिन हम गलत मेजरमेंट कर लिए, यहाँ पर हमारा 5.5 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लिए तो वो हो गया मेजरमेंटल एरर, जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं। और सिस्टमेटिक एरर जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट कोई डैमेज है, जैसे वर्नियर कैलिपर स्क्रू करते हैं, स्क्रू ग्रेजुएट करता है तो हम उसमें देखे हैं कि बहुत सारा एरर हो जाता है, लिस्ट काउंट का एरर हो जाता है, कुछ और एरर हो जाता है, तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर में लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कुछ एरर से रिलेटेड टर्म। पहले आ जाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, जब कोई एरर एब्सोल्यूट एरर में होगी आपको, जब भी कोई हम एरर देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी हम मेजरमेंट लिए ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका ओरिजिनल मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है और हम इसका मेजरमेंट कर लिए, 5.1 सेंटीमीटर।
तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। तो ये हो जाता है डिफरेंस बिटवीन मीन मेजर एरर माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को हम ठीक कहते हैं एब्सोल्यूट। यहाँ 5.1 माइनस 0.1 सेंटीमीटर जो कि हमारा होगा। तो इसको हमको अगर एब्सोल्यूट एरर को हमको डिफाइन करना होगा तो डिफाइन करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो है हमारा ये हो जाता है रेशियो हो जाता है एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच का रेशियो हो जाता है हमारा। ट्रू वैल्यू के बीच में जो रेशियो हो जाता है उसी को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, उसी को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। प्रोपगेशन कैसे होता है, जब कोई हम मेजरमेंट में एक जगह मिस्टेक कर देते हैं और नेक्स्ट मेजरमेंट करते हैं उसमें एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उसको कहते हैं हम लोग एरर का प्रोपगेशन हो रहा है, एरर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो उसके बाद होता है एरर एस्टिमेशन। जैसे हमारा इतना तरह का हुआ एब्सोल्यूट एरर हो गया हमारा, जब मेजरमेंट करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया। रिलेटिव एरर जबकि कोई मेजरमेंट किया उसका रेशियो निकालें उसमें प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गया और एरर का प्रोपोगेशन हो गया। तो अब उसमें एरर का एस्टिमेट करने लगे कितना एरर हुआ है। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बस यही एब्सोल्यूट एरर, ये सबको देखे एक अंदाज़ा लगाएं इसमें कितना एरर हुआ होगा। तो इस सबसे टाइम से आपको क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन आता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर से। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसको हम समझते हैं। तो जैसे कोई भी डिजिट, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होता है, नॉन जीरो डिजिट है वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जीरो डिजिट वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हमारा है 5, 2, 1, तो इसमें जितना भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकेंड है हमारे जैसे कोई जीरो 2 डिजिट के बीच में आ जाता है, जैसे 5, 0, 2, 1 है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में एक जीरो डिजिट आया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ हम कहेंगे इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब उसके बाद है जैसे कोई टर्मिनेटिंग जीरो है, अगर कोई पॉइंट डेसिमल है जैसे 5.0, तो डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर कोई टर्मिनेटिंग आता है, टर्मिनेटिंग जीरो मतलब कि जैसे 5.0, 08.0, तो इसमें देखो ये टर्मिनेटिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर जीरो डेसिमल के बाद आता है, लीडिंग जीरो, बाद में जो जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, जैसे कि 8.120। तो ये देखें तो लीडिंग है, डेसिमल के बाद है और लास्ट में है, तो इसको जीरो में सिग्निफिकेंट हो जाएगा और यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसमें। वैसे जैसे कोई साइंटिफिक नोटेशन जानते हैं, जैसे यूज करते हैं हम ऐसे 4 × 10⁵, तो इसमें जितना डिजिट है सबके सब सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ जैसे 4 है तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ जैसे 520 है × 10⁵ है, तो इसमें हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में ध्यान देना है, जो भी डिजिट होता है सब सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद है हमारा जीरो, जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जब भी कहीं जीरो का बात करें सिर्फ 0, 0, 0 आ जाए 3, 4, तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यही था हमारा आज का। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में